एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मानवीय तथा संगठनात्मक संघर्ष। इसका लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को संघर्ष की परिभाषा, संघर्ष के विभिन्न रूप तथा नकारात्मक और सकारात्मक संघर्ष के प्रारूप के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। संघर्ष की विचारधाराएं अथवा दर्शन, अप्रोचेज और फिलोसॉफीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। संघर्ष की विचारधाराओं और दर्शन के संबंध में प्रबंधकों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रहा है। ये दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? उनमें पहला है परंपरावादी विचारधारा, क्लासिकल अप्रोच। परंपरावादी विचारधारा संघर्ष के संबंध में प्रबंधकों का सबसे प्राचीन दर्शन या विचारधारा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसले टेलर ने विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर औद्योगिक संस्थानों में उत्पादकता और श्रम कार्यकुशलता में वृद्धि पर बल दिया। इस काल में श्रम को मशीन की भांति उत्पादन का एक साधन मात्र माना जाता था और उसके हितों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। साथ ही यंत्रों, उपकरणों, मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगा। उत्पादन के सक्रिय साधन मानव को गौण माना जाने लगा। उत्पादन लागतों में कमी और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से मानव के साथ यंत्र के समान व्यवहार किया जाने लगा। कार्य प्रमाप, कार्य समय, कार्य तकनीकों के निर्धारण पर विशेष बल दिया गया और सही व्यक्ति की सही कार्य पर नियुक्ति के लिए श्रमिकों की वैज्ञानिक आधार पर भर्ती, चयन और नियुक्ति की जाने लगी। फलस्वरूप श्रमिकों और प्रबंधकों के मध्य संघर्ष बढ़ते गए। अब इस विचारधारा की विभिन्न मान्यताएं कौन कौन सी है? उसमें फर्स्ट है संगठनात्मक जो संघर्ष है वो असामान्यता की स्थिति को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है संघर्ष संभावित हानिकारक एक प्रक्रिया है जिससे भ्रम, क्रोध, सहयोग की कमी आदि को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है इनका जो संघर्ष है उनका संगठनात्मक उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः ये नकारात्मक होते हैं। नेक्स्ट है इस विचारधारा की मान्यता यह है कि सभी संघर्ष बुरे होते हैं, अतः इन्हें उपद्रव, विध्वंस तथा विरोध का पर्याय माना जाता है। नेक्स्ट है संघर्ष नकारात्मक होते हैं, अतः इन्हें किसी न किसी प्रकार से समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है यह आदर्श प्रबंध व्यवस्था यह है कि सुदृढ़ प्रबंध सिद्धांतों को अपनाकर संगठन संरचना को सुपरिभाषित नीतियों, नियमों, अधिकारों, दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या करके संघर्षों को उत्पन्न नहीं होने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहारवादी विचारधारा। प्रबंध में मानवीय संबंध विचारधारा के प्रादुर्भाव के साथ ही यह माना जाने लगा कि सभी समूह और संस्थाओं में संघर्ष होना स्वाभाविक है। समूह और संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों, मनोवृत्ति आदि में भिन्नता पाई जाती है, अतः इन भिन्नताओं के कारण उनमें संघर्ष को टाला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो विचारधारा है वो संघर्ष को स्वीकार कर सहज रूप में लेता है। अब इस विचारधारा के अनुसार कुछ संघर्ष नकारात्मक होते हैं, इसके विपरीत कुछ संघर्ष सकारात्मक होते हैं। इस विचारधारा की कौन कौन सी मान्यताएं हैं? उनमें फर्स्ट पॉइंट है समूह और संस्थाओं में संघर्ष स्वाभाविक है और इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है संघर्ष को स्वीकार कर इन्हें समाधान के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है संगठन की दोषपूर्ण नीतियों, त्रुटिपूर्ण संगठन संरचना तथा यथा समय पर्याप्त संप्रेषण के अभाव में संघर्षों की उत्पत्ति होती है। सभी संघर्ष नकारात्मक नहीं होते हैं, वरन कुछ संघर्ष क्या होते हैं? सकारात्मक भी होते हैं। एंड लास्ट है संघर्ष कुछ परिस्थितियों में महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करते हैं और इनके समुचित समाधान की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट विचारधारा है अंतःक्रिया विचारधारा। इस विचारधारा का मत है कि संघर्ष
सकारात्मक तो होते ही हैं, साथ ही प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक भी होते हैं। अतः संघर्ष कुछ परिस्थितियों में लाभप्रद, प्रेरक और सृजनशील होते हैं। इस विचारधारा की विभिन्न मान्यताएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, संघर्ष सदैव समस्या उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, संघर्ष संगठन की असामान्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, संगठन की स्वस्थता और प्रभावपूर्णता के लिए संघर्ष आवश्यक है। नेक्स्ट है, संघर्ष परिवर्तन की प्रकृति का अंग है, अतः इन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, संगठनों में संघर्षों को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संघर्ष कुछ परिस्थितियों में लाभप्रद, प्रेरक और सृजनशील होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, संघर्ष का समाधान करना सभी स्तर के प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है, संघर्ष अंतरक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे नए मत, विचार और परिवर्तनशील दृष्टिगोचर होते हैं, और इस प्रकार संगठन में नव प्रवर्तन से संगठन की जो उत्तरजीविता है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट हेडिंग है, संघर्ष के कारण, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि संघर्ष क्यों होते हैं, अतः इसकी जानकारी के लिए आवश्यक है कि हम संघर्षों को जन्म देने वाले और इसे बढ़ावा देने वाले कारणों की जानकारी प्राप्त करें। अब संघर्षों के डिफरेंट कारण कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है, सीमित साधनों के लिए प्रतियोगिता। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में जो विभिन्न उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे पूंजी, भूमि, श्रम, ये सभी साधन सीमित मात्रा में होते हैं। पूंजी में जैसे विदेशी पूंजी, भूमि में उपयुक्त पूंजी की उपलब्धि, श्रम में तकनीकी और विशिष्ट ज्ञान की आपूर्ति की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ बजट में जो स्वीकृत राशि है, विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति और कार्यालय सेवाओं आदि की आपूर्ति में कमी हो सकती है। संस्थान में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति और विभाग इन डिफरेंट रिसोर्सेज की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। इससे मैनेजमेंट पर दबाव डालते हैं और ये दबाव धीरे धीरे संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न कार्यों का अन्य पर आश्रित होना। आधुनिक युग में जो संस्थान है, संगठन है, वो काफ़ी जटिल होते जा रहे हैं और इन संस्थानों में बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज़ कार्य करते हैं और एक व्यक्ति या विभाग अपने कार्य निष्पादन के लिए अन्य व्यक्तियों या विभागों पर आपूर्ति, सूचनाओं या सहायता के लिए आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए इनकी क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। यदि एक व्यक्ति या विभाग कार्य निष्पादन में डिले करता है, विलंब करता है, अथवा उसके उत्पादन की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो उस पर आश्रित सभी विभागों पर इसका दूषित प्रभाव पड़ता है। कार्यों की यह परस्पर आश्रित स्थिति किसको जन्म देगी, संघर्ष को जन्म देती है। तो ये जो बात विभिन्न संस्थानों में या एक ही संस्थान में लागू होती है, वो किसी भी संस्थान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी लागू हो सकती है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आदि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी लागू हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टता। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष सामान्यतः क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं। संगठन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उनका कार्य क्षेत्र यदि स्पष्टता क्लियर नहीं हो तो क्षेत्राधिकार की अस्पष्टता संघर्ष को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पद प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं। पद प्रतिष्ठा से आशय उस सम्मान और प्रतिष्ठा से है जो किसी संस्थान में पदों की श्रेणीबद्धता में किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति को श्रेणीबद्धता में पूर्ण सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, तो वह डिसअपॉइंट हो जाता है और विद्वेषी बन जाता है। मानव स्वभाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संस्था में अपनी पद प्रतिष्ठा की रक्षा और उसमें डे बाय डे इंक्रीज करना चाहता है। यदि वो उसे प्राप्त नहीं होती है
या एक ही स्तर पर जो काम करने वाले डिफरेंट व्यक्ति है उनकी पद प्रतिष्ठा में विसंगति पाई जाती है तो यह स्थिति संघर्ष का कारण बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त और दोषपूर्ण संप्रेषण। अपर्याप्त और दोषपूर्ण संप्रेषण भी निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में मानवीय प्रयासों और क्रियाओं में प्रभावी समन्वय की स्थापना में बाधा उत्पन्न करता है। इसके फलस्वरूप कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने से संदेह होता है, संदेह से विवाद और विवाद से संघर्ष का मार्ग खुलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत गुणों की विविधता। व्यक्तियों की मान्यता, विश्वास, धारणाओं में क्या होता है, डिफरेंस होता है। पहल शक्ति, स्वायत्ता में विश्वास, जनतांत्रिक मूल्यों में आस्था आदि ऐसे गुण हैं जो अधिकारवादी व्यक्तित्व में टकराहट उत्पन्न करते हैं और जहाँ भी टकराहट होगी वहाँ संघर्ष होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य के लक्षणों में अंतर। विभिन्न प्रकार के निष्पादन हेतु अलग अलग प्रकार की विशिष्टता की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार की विशिष्टता किसी कार्य के लिए उपयुक्त है तो किसी अन्य कार्य के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। इसके फलस्वरूप विशेषज्ञों का जो दृष्टिकोण है वो संकुचित हो जाता है यदि वे अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के बाहर के कार्यों का उचित मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं। अब इसका परिणाम यह होता है कि वे अन्य कार्यों या व्यक्तियों को अपने कार्य की तुलना में सेकेंडरी समझते हैं और अन्य विशेषज्ञ भी इसी धारणा को रखते हैं तो इससे संघर्षों की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है संगठन की अस्पष्टता। एक आदर्श संगठन का उद्देश्य है संगठन में कार्यरत व्यक्तियों में कार्य का उचित बंटवारा करना, उनके पारस्परिक सत्ता संबंधों को परिभाषित करना, क्षेत्राधिकार का स्पष्ट निर्धारण, सत्ता और दायित्वों में समता स्थापित करना, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण करना होता है। इन सभी कार्यों का मेन ऑब्जेक्ट यह होता है कि संस्थान का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन यदि इन सभी कार्यों को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, डिफाइन नहीं किया जाता है तो व्यक्तियों के मध्य टकराहट और टकराहट से किसकी उत्पत्ति होगी, संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है संगठनात्मक ढांचे के ताने बाने में बना संघर्ष। कुछ सीमा तक संघर्ष को किसी भी संस्थान में स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि और इस प्रकार से एक्सेप्ट करना चाहिए कि मानो कि इसे संगठन के ताने बाने में बुन दिया गया है। किसी भी संगठन के लिए कार्यों का वर्गीकरण, स्थितियों का निर्धारण, विभिन्न प्रबंध स्तरों का स्थापन करना आवश्यक होता है और संघर्ष के बीच यहीं से शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है संघर्ष की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि संघर्ष एक गतिशील प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत कुछ डिफरेंट स्टेप्स का समावेश किया जाता है। उसमें फर्स्ट है अव्यक्त संघर्ष। संघर्ष की प्रक्रिया का प्रथम चरण है जिसे अव्यक्त संघर्ष के नाम से जाना जाता है। वर्तमान संघर्ष के पूर्व यदि कोई और संघर्ष हुआ है तो उसके परिणाम संघर्ष के इस चरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है संघर्ष की अनुभूति। नेक्स्ट स्टेप संघर्ष प्रक्रिया का नेक्स्ट स्टेप है जिसे संघर्ष की अनुभूति के नाम से जाना जाता है। यह एक सहजानुभूति की अवस्था है। इस चरण में संघर्ष व्यक्ति के दिमाग में मस्तिष्क तक सीमित रहता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में संघर्ष के कारण, प्रभाव और रूपरेखा रह रहकर चक्कर लगाने लगता है। नेक्स्ट है संघर्ष का अनुभव करना। जब व्यक्ति के मस्तिष्क में इसके पहले वाले में था कि व्यक्ति के मस्तिष्क में संघर्ष की उत्पत्ति होती है तो उसके बाद में जब मस्तिष्क के आगे बढ़कर अब संघर्ष की अनुभूति व्यवहार में की जाने लगती है। व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी पद प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, कार्य, वातावरण आदि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा रहा है। नेक्स्ट है व्यक्त संघर्ष। यह जो चरण है संघर्ष की चरम सीमा है। अब संघर्ष अव्यक्त से व्यक्त अथवा अप्रकट से प्रकट रूप धारण कर लेता है। भावनाओं, व्यवहार से मौखिक तथा शारीरिक रूप से संघर्ष की अभिव्यक्ति की जाने लगती है। हड़ताल, नियमानुसार कार्य करना, कार्य को टालना,
अथवा किसी अन्य रूप में अपना रोष या असहमति प्रकट करना आदि संघर्ष की अभिव्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट पॉइंट है संघर्ष का परिणाम। इस चरण को संघर्ष प्रतिक्रिया का अंतिम चरण भी माना जाता है। इस चरण पर यदि संघर्ष का निपटारा करने के स्थान पर उसे दबा दिया जाता है तो वह किसी अन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है और निश्चित है कि आगामी संघर्ष और अधिक तीव्र रूप से प्रकट होगा। तो इस प्रकार से मैंने अभी आप लोग को संघर्ष की प्रक्रिया के बारे में बताया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।